हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. Animal gets their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including human, require food for growth, repair, and functioning of the body. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोगों ने जैसा कि चैप्टर 1 में पढ़ा है कि जो प्लांट है वो अपना फूड खुद ही क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और किस प्रोसेस से करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है? तो एनिमल्स जो हैं उनको खाना तो प्लांट से ही मिलता है। अब वो कैसे? अब उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खाना उन्हें प्लांट से ही मिलता है। अब कैसे? तो वो इस तरीके से कि जो एनिमल्स होते हैं जो जैसे कोई डियर हो गया या कोई गोट हो गई, शीप हो गई, तो वो डायरेक्ट प्लांट्स खा लेते हैं जा करके, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के अंदर होते हैं वो डायरेक्ट एनिमल के पास पहुंच जाते हैं। और कुछ एनिमल क्या होते हैं जो डियर और गोट को ही खा लेते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर। तो उनके पास भी इनडायरेक्टली जो न्यूट्रिएंट्स उनके पास थे गोट के पास, फिर वो गोट चली गई शेर के पेट के अंदर, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स शेर के पेट में भी चले गए। तो इस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो न्यूट्रिएंट्स है वो किसके पास जा रहे हैं? वो जा रहे हैं एनिमल्स के पास, प्लांट से। और रही बात ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में भी दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है वेजिटेरियन और एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन तो खाते ही प्लांट्स हैं, तो उनके पास तो डायरेक्टली पहुंच जाता है। और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो जैसे चिकन है उसको खाया तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसने उससे खाया होगा वो उसके पेट में चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट्स है वही खाना बना रहे हैं और हम लोग उन्हीं को खा रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, हम लोग रोटी खाते हैं तो वो भी क्या, सब प्लांट से ही हम लोगों को क्या मिलता है। तो यहाँ पर क्या एक टेबल दी गई है, इसे पढ़ लेते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉम्पोनेंट, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर में कि फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो उन सारे कंपोनेंट्स का क्या यहाँ पे नाम लिखना है। ये आप सबको आराम से एक्टिविटी कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। The components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. तो क्या कहा जा रहा है? तो देखिए, मतलब कि जो हम लोग फूड, इंसान या एनिमल्स जो भी फूड इंटेक करते हैं यानी खाते हैं, वो सब होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। यानी कि कॉम्प्लेक्स मतलब कि एक खाना होता है उसको क्या वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमंस या एनिमल्स जब उसे खाते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है वो उस खाने को क्या एक सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ती है। यानी कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चेन है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की, जैसे वो ह्यूमंस के पेट के अंदर गया तो वो किसमें सिंपलर सब्सटेंस में क्या टूटने लगा। तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? डाइजेशन कहा जाता है। ह्यूमंस में जो होता है उसको डाइजेशन कहते हैं। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस उनको तोड़कर सिंपलर सब्सटेंसेस में बना दिया जाता है, जिससे क्या कहा जाता है? डाइजेशन कहा जाता है, जो कि ह्यूमंस के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। यानी कि तरह तरह के रास्ते हैं जिसकी वजह से हम लोग खाना ले सकते हैं, बहुत सारे मोड हैं। तो अब हम लोग क्या उन्हें पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. Snakes like
pathogen swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो ह्यूमंस हो गए या एनिमल्स हो गए, उनको क्या खाना खाने के उनके बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि बीज और हमिंग बर्ड, वो क्या, वो नेक्टर होता है फ्लावर का, उसको क्या सक कर लेते हैं। और जो कुछ प्लांट्स और ह्यूमंस हो गए, वो क्या प्लांट्स ह्यूमंस और प्लांट्स नहीं, जो ह्यूमंस हो गए, इनफैक्ट ह्यूमंस और एनिमल्स हो गए, वो क्या, वो अपने मदर्स मिल्क यानी कि वो क्या माँ का दूध पी करके क्या जिंदा रहते हैं। और कुछ हो गए जैसे स्नेक में कौन, वो पाइथन। तो पाइथन क्या करता है, वो ना दूध पीता है और ना ही क्या करता है, नेक्टर में शक करता है। वो अपने क्या करता है, वो अपने प्रे यानी अपने खाने को क्या करता है, स्वेलो यानी कि डायरेक्ट खा जाता है बिना चबाए, ठीक, तो स्वेलो कर लेता है। और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो पार्टिकल्स होता है उनको फिल्टर टाइनी फूड में कन्वर्ट करके क्या अपने अंदर फीड करते हैं। फीड करना मतलब कि खाते हैं। तो यहाँ पर क्या एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.1, तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observation in the given table. You may find the list of modes of feeding given below on the table below the table helpful. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है, फिर और यहाँ पर एक कॉलम बना है एनिमल्स के नेम का, फिर एक कॉलम बना है कि वो किस काइंड का फूड खाते हैं, और एक अलग है कि वो किस टाइप की फीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर ये सब देखें, स्क्रैपिंग, च्यूइंग, स्पाइनिंग, कैप्चरिंग एंड swallowing, स्पॉन्जिंग, सकिंग, ये सब क्या यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब हमें क्या यहाँ पर फिल करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो इससे भी हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। वी टेक इन फूड through the mouth, digest and utilize it. The unused part of the food are defected. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various compartments. First, the buccal cavity. Second, food pipe or esophagus. Third, stomach. Fourth, small intestine. Fifth, large intestine ending in the rectum, and sixth, the anus. Is it not a very long path? These parts together form the alimentary canal, digestive tract. The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. The inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal, such as salivary glands and liver and the pancreas, secrete digestive juice. The digestive juice convert complex substance of food into simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, इसमें ये बताया जा रहा है कि कभी आपने ये सोचा है कि जब आप खाना खाते हो, फिर खाना में जो भी आपके खाने में जितना भी एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए वो तो आपके पास यूटिलाइज हो जाती है, आपके पास आ जाती है, और जो बचा हुआ खाना होता है वो क्या, वो निकल जाता है, ठीक, वेस्ट प्रोडक्ट के साथ, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक। तो अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद का प्रोसेस अब हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि एक बड़ी सी क्या होती है, कैनल होती है, जो क्या जहाँ जैसे हम लोगों ने मुंह में खाना डाला तो वो क्या, जब तक वो खाना हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल जाएगा उतनी बड़ी क्या वो हमारे पास क्या होती है, एक कैनल होती है। कैन सी कैनल होती है, तो वो कैनल बहुत 6 पार्ट में क्या डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है, तो जो कैनल का फर्स्ट पार्ट है यानी कि जब हम लोग खाना खाएंगे
तो वो कैनल के कौन से पार्ट में जाएगा, बकल कैविटी में जाएगा, हमारे दांतों में, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट है। फिर सेकंड हो जाएगा हमारे फूड पाइप या फिर एसोफेगस, ये दोनों का मतलब कि एक ही चीज़ का दो नाम है, ठीक। तो ये दूसरे फेज में पहुंचा। फिर तीसरे में पहुंचेगा हमारे स्टमक, हमारे पेट में। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम में, और उसके बाद एनस में। अब हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक। ये रहा हमारा मुंह, ठीक। तो यहाँ पे खाना गया कहाँ, सबसे पहले बकल कैविटी में, ठीक। इसको हम लोगों ने क्या पूरा चबाया, चबाने के बाद इसको क्या हम लोगों ने ऐसे स्वेलो करा। तो ये क्या, ये इतनी बड़ी से जो हमारे पाइप है, इसको क्या कहा जाता है, एसोफेगस कहा जाता है या फूड पाइप कहा जाता है। तो ये खाना इसमें आएगा। फिर उसके बाद ये हमारा स्टमक है, तो स्टमक में आएगा। स्टमक में आने के बाद ये जाएगा हमारी कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। फिर यहाँ से जाएगा फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद ये यहाँ पहुँचेगा कहाँ, रेक्टम में। रेक्टम के बाद ये पहुँचेगा कहाँ, एनस से, और एनस से कहाँ, ये बाहर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या, यही क्या कहलाया जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाया जाता है, कि खाने को डाइजेस्ट होने में क्या क्या लगता है। तो यही सब क्या पार्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द माउथ एंड द बगल कैविटी। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू the body is called ingestion. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separated socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, यानी ये कह रहे हैं कि जब हम लोग खाने को अपने मुंह में लेते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यानी कि जब खाना हमारे अंदर जा रहा होता है तो इसको कहते हैं इंजेशन। यानी कि ये खाना हमारे अंदर आ गया तो इसको क्या कहेंगे, इंजेशन कहेंगे। इंजेशन के बाद क्या होगा, ये दांत जो होंगे उनको क्या चबाएंगे, चबाने के बाद क्या होगा, चबाएंगे, फिर इसको पतला करेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। विच वंस ऑफ पियर्सिंग एंड टेयरिंग ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर शेविंग एंड ग्राइंडिंग। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। यानी कि यहाँ पर ये जो एक डायग्राम दिया गया है, फोटोग्राफ, इसमें क्या सिस्टम समझाया गया है, किसका, हम लोगों को टीथ का सिस्टम समझाया गया है। हमारे जो दांत होते हैं, तो जो दांत होते हैं वो हमारे टोटल कितने, 1 2 3 4 प्रकार के होते हैं। कौन से, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर। तो इनमें से ये कैनाइन और इंसीजर कौन से होते हैं, तो देखिए, तो जो हमारे आगे के 2 दांत होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं दांत, वो क्या कहलाए जाते हैं, वो इंसीजर कहलाए जाते हैं। इंसीजर, और उसके बगल के यानी कि शुरुआत के जो ये 4 दांत होते हैं, ये तो इंसीजर ही कहलाए जाते हैं। फिर इसके बगल में एक दांत होते हैं, वो क्या, वो कैनाइन कहलाए जाते हैं। फिर उनके बाद क्या 2 दांत आएंगे, वो कौन से होंगे, वो प्रीमोलर होंगे। फिर बाकी के इधर 3 बचेंगे, उधर भी 3 बचेंगे, वो हो जाएंगे हमारे क्या, मोलर। यानी कि पहले इंसीजर 4, फिर उसके बाद कैनाइन, फिर कैनाइन के बाद 2 प्रीमोलर, फिर उसके बाद मोलर। तो ये होते हैं क्या, हमारे टोटल दांत का ये सिस्टम होता है। आवर माउथ हैज द सलेवरी ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेट सलाइवा। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, लेट अस फाइंड आउट। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, वो क्या, वो जो सलाइवा होती है उसको क्या उससे क्या कहते हैं, सेक्रेट करती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे फूड जो होते हैं उसको च्युइंग करने में हम लोगों को क्या काफ़ी मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.3। तो इसे भी हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम ए एंड बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 स्पूनफुल test a teaspoonful of boiled rice. In the test tube B, keeps 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. Add 3 to 4 ml of water in both the test tubes. Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe. Why is there a change in color in the
test tubes. Discuss the result with your classmates and your teachers. The saliva breaks down the starch into sugar. The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back on to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all direction. Sorry. Do you know the function of the tongue? We use our tongue for talking. Besides, it makes saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. We also taste food with our tongue. It has taste buds that detect different taste of food. We can find out the position of taste buds by the following activity. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे? ये कह रहा है कि जो सलाइवा होता है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो वो एक्टिविटी से बताया, लेकिन मैं आपको अब बताऊं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारी टंग होती है, मतलब कि जो सलाइवा होता है वो इसलिए मदद करता है कि वो जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो हमारी टंग होती है वो वो जो सलाइवा होता है उसे क्या करती है, उसे खाने के साथ क्या करती है, मिक्स कर देती है, जिसकी वजह से हम लोगों को उसको स्वेलो करने में और उसको चबाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द फूड पाइप या फिर एसोफेगस। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और एसोफेगस। लुक एट फिगर 2.2। द फूड पाइप runs along the neck and the chest. Food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. At times, the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instances when you vomit after eating and think of the reason for it. डिस्कस। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारी फूड पाइप होती है उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी फूड पाइप होती है वो हमारे टंग से शुरू होती है और कहाँ पर जाके ख़त्म होती है, वो हमारे टंग से शुरू होकर के हमारे चेस्ट से लेकर के हमारे पेट तक क्या वो फूड पाइप हमारे में जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो फूड पाइप होती है उसमें क्या खाना होता है जो कि हम लोग खाते हैं, वो कहाँ तक पहुँचाती है, हमारे पेट तक पहुँचाती है। लेकिन कभी कभी देखा होगा हमारे पेट में मतलब कि हमको वॉमिट हो जाती है, यानी कि हमने जो खाया वो हमारे मुंह से बाहर निकल जाता है। तो कैसे, तो देखिए वो ये होता है कि जब हमारे पेट में जगह नहीं होती है, ठीक, तो क्या होता है कि हमारा जो सॉरी पेट में जगह नहीं होती है तब तो हम लोग खाते नहीं, लेकिन तब खाते तो उल्टी आ जाती है, यानी कि वॉमिट हो जाती है। तो उसका एक अलग रीज़न है, लेकिन इसका एक ये रीज़न है कि जो हमारी फूड पाइप होती है वो बहुत ही स्लिमी होती है। स्लिमी होने की वजह से क्या होती है कि उसमें इतना हम लोग ज़्यादा खाना एक साथ खा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो हमारा खाना होता है वो अटक जाता है, वो नीचे जा नहीं पाता। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी पाइप होती है फूड पाइप, उसमें ये शक्ति है कि वो वापस खाना ऊपर को बाहर कर देती है, जिसकी वजह से वो खाना हमारे मुंह से बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। ये टॉपिक्स नहीं है, ये हम लोग अपने ये सारे ऑर्गन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम लोग ये सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है स्टमक। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे and it is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid, and digestive juices. The mucus protects the lining of the stomach. The acid kills many bacteria that enter along with the food and make the medium in the stomach acidic and helps the digestive juice to act.
द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो देखिए क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा स्टमक है वो क्या एक थिक वॉल्ड बैग है, ये एक टाइप का बैग जैसा इसका क्या स्ट्रक्चर होता है और है भी एक टाइप का बैग। इसमें क्या होता है कि इसका जो शेप होता है वो क्या वो एक फ्लैटेंड जे, यानी कि अल्फ़ाबेट में जो हमारा जे होता है उसकी तरीके क्या होता है इसका उसी के तरीके इसका होता है क्या शेप होता है, ये एक फ्लैटेंड सा होता है, उसका जो शेप है वो जे जैसा दिखता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एक क्या होता है एक डाइजेस्टिव जूस रहता है इस बैग के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर क्या एक डाइजेस्टिव जूस होता है, जिस जूस का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो एक एसिड होता है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ एसिड तो ऐसे होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते, जैसे एसिटिक एसिड तो हम लोग खाते हैं, नींबू में होता है, सिट्रिक एसिड, ये सारे ठीक। तो ये सब क्या होता है आपको लग रहा होगा तो बिल्कुल मतलब कि ये वाला भी एसिड इन्हीं के तरीके होगा, और ये तो हमारे पेट में हमारे शरीर के अंदर है तो हमको क्या हार्म कर सकता है। तो देखिए तो ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे पेट में रहता है ठीक, और कहीं नहीं रहता ठीक। अगर इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर बाहर रखा जाए, जैसे एक बीकर में ले आया जाए और उसमें अगर आप हाथ डालेंगे और उसके बाद आप अपना हाथ बाहर निकालेंगे तो आपके हाथ में ये जो आपकी खाल स्किन है ये कुछ नहीं रहेगी, बस हड्डी हड्डी रहेगी ठीक। और ये सारी जो आपकी स्किन है वो सब पिघल जाएगी विद इन अ सेकेंड। आपको अंदर हाथ नहीं रखना, बस आपको हाथ डाल के तुरंत निकाल लेना है ठीक, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये सब क्या आपका हाथ कुछ नहीं बचेगा, बस खाली हड्डी हड्डी बचेगी। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्या होता है एसिड होता है। और आपको भी बता दूं कि इसीलिए क्या होता है कि ये जो एसिड होता है इसकी वजह से इसका पावरफुल होने का भी क्या एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जो एसिड होता है ये अगर ये एसिड क्या करता है, इसका काम क्या इतना पावरफुल एसिड है। तो देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या होता है वो पता नहीं कैसा सा होता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो उन बैक्टीरिया को क्या मारने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर हम लोग उस खाने को ऐसे हजम कर लेंगे तो वो बैक्टीरिया भी हमारे अंदर आ जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारा वो क्या करता है वो इन जो बैक्टीरिया होते हैं इनको क्या मार देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और हमारे लिए अच्छा भी है। लेकिन इसकी मैं आपको एक बात बता दूं, जो हम लोग च्युइंगम्स खाते हैं ना, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन च्युइंगम्स को क्या नहीं कर पाता, उन च्युइंगम्स को क्या डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता ठीक। और डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता जिसकी वजह से क्या होता है वो वैसे ही बने रहता है। इसलिए क्या हम लोगों को च्युइंगम खाते हैं तो च्युइंगम चबा करके थूक देना चाहिए। हम लोगों को क्या उसको स्वैलो उसको निगल नहीं लेना चाहिए, ये हमारे लिए क्या बहुत ही ख़राब हो सकता है, हमारी सेहत के लिए काफ़ी ख़राब होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्री का ज्ञान ख़त्म होता है और अब हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गन को। तो वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। द स्मॉल intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long. It receives secretion from the liver and the pancreas. Besides, its wall also secretes juices. The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen. On the right side, it is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called the gallbladder. The bile plays an important role in the digestion of fats. The pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. The pancreatic juice acts on carbohydrate, fats and proteins and change them into simpler form. तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तकरीबन 7.5 मीटर लंबी होती है। 7.5 मीटर लंबी मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब अगर आप अपने घर में ये इतना डिस्टेंस देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है 7.5 मीटर। वैसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन ये हमारे एक ऑर्गन के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है ठीक। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हो गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम लोग बात करें
तो ये लीवर के बारे में, तो जो हमारा लिवर होता है वो एक रेडिश ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा रेड होता है थोड़ा ब्राउन कलर का मिक्सचर होता है। ये हमारे बॉडी के अपर पार्ट में क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है। और इसमें क्या होता है कि ये क्या एक जूस है, उसको क्या एक डाइजेस्टिव जूस है, उसको क्या करता है, सेक्रेट करता है। उस डाइजेस्टिव जूस का नाम है बाइल जूस, जो कि क्या होता है, जो कि स्टोर होता है किसमें, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, देखो खाने के साथ एक जूस है वो भी आ जाता है, वो होता है बाइल जूस। तो उस बाइल जूस को क्या, वो क्या करता है, बाइल जूस को वो हमारा लीवर है वो सेक्रेट करके कहाँ तक लेता है, वो स्टोर कर लेता है गॉल ब्लैडर में। ठीक फ्रेंड्स, तो वो भी क्या एक टाइप का डाइजेशन, वो भी क्या फैट्स ही होता है। द पैनक्रियास इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। यानी कि अब हम लोग बात करते हैं पैनक्रियास के बारे में। तो जो पैनक्रियास होती हैं वो क्या, वो थोड़ा सा मतलब कि स्टमक के नीचे ही क्या होती हैं, सिचुएटेड होती हैं। और नीचे सिचुएटेड होने के बाद क्या होता है कि वो जो इनका पैनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या एक कार्बोहाइड्रेट या फैट्स और प्रोटीन की तरह क्या काम करता है, जो कि उनको क्या एक सिंपलर फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। द partially digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. The carbohydrates get broken into simple sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol, and proteins into amino acids. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या एक पार्सली डाइजेस्टेड फूड को क्या जैसे पहुंचता है नीचे, तो उसमें क्या करता है, उसमें एक इंस्टेंट इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो क्या कंप्लीट करने लगता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च होते हैं, सिंपल शुगर्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैटी एसिड होता है, ग्लिसरॉल होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, इनको ब्रोक कर देता है, इनको क्या स्मॉल पार्ट्स में क्या कर देता है, ब्रोकन डाउन कर देता है, जिसकी वजह से क्या ये बहुत ही ज़्यादा ईजियर हो जाते हैं इनको क्या स्वेलो करने के लिए। अरे यार क्या हो रहा है, हाँ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल intestine. The digested food can now pass into the blood vessel in the wall of the intestine. This process is called absorption. The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi, singular vilus. Can you guess what is the role of villi could be in the intestine? The villi increase the surface area of absorption or digested food. Each vilus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food material. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. This is called assimilation. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कैसे, देखिए, जो डाइजेस्टिव फूड होता है जो कि क्या ब्लड वेसल से पास होता है थ्रू द इंटेस्टाइन, तो वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके क्या इनर वॉल पर क्या एक स्मॉल फिंगर्स, 1000 फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ होती है, जिसको क्या कहा जाता है, वेलाई कहा जाता है। इसका मतलब होता है वायलस। इससे क्या होता है कि जितने भी फूड जाते हैं, ईच वायरस हैड नेटवर्क ऑफ थिन स्मॉल ब्लड वेसल्स। यानी कि हर वायरस में क्या होता है, स्मॉल थिन क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि
जब भी ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है तो वो क्या, वो इनकी वजह से जल्दी पहुंच जाता है, मतलब कि हर जगह क्या जो ब्लड का फ्लो है उसको क्या ये मदद करती है। ये क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे, नहीं अभी और है हमारा क्या है कि हाँ, complex substance such as the proteins required by the body, this is called assimilation। हाँ, तो हमारी जो बॉडी होती है उसको क्या कुछ कंपोनेंट्स ऑफ फूड की ज़रूरत होती है, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इससे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन इज it is about 1.5 meter in length. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid facies, and facial matter is removed through the anus from time to time. दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो क्या कह रहे हैं देखिए, तो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं तो वो तकरीबन 1.5 मीटर क्या लंबी होती है, ठीक है। और उसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो वाटर होता है उसके साथ जो कुछ सॉल्ट्स होते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं उनको क्या एब्जॉर्ब करने का होता है। और जो बाकी का वेस्ट बच जाता है उसको रेक्टम, फिर रेक्टम से सेमी सॉलिड फेसेस में क्या करता है, बाहर को कर देता है। तो जो फेशियल मैटर होता है जो कि रिमूव करा जाता है बॉडी से थ्रू द एनस टाइम टू टाइम, वो क्या कहलाया जाता है, इजेशन कहलाया जाता है। यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट टाइम टू टाइम हम लोग निकाल देते हैं उसको क्या कहा जाता है, इजेशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो इसे भी हम लोग क्या स्टार्ट कर लेते हैं। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स chewing continuously even when they are not eating? Actually they quickly swallow the grass and store in a part of the stomach called rumen. Here the food gets partially digested and is called curd. But later the curd returns to the mouth in small lumps and the animals chews it. This process is called rumination and these animals are called ruminants. The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. Animals like horse, rabbit, etc., have a large sac-like structure called caecum between the esophagus and small intestine. The cellulose of food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. So far you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire the digest food? In the section below you will learn another interesting way of फूड इनटेक। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कहा जा रहा है कि जो हमारी गाय होती है या हमारे बफेलोज होती हैं तो वो क्या करते हैं, जब खाना मतलब कि घास खा लेती हैं फिर बाद में क्या अपना ऐसे मुंह चबाती रहती है, यम 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 यम, ठीक। लेकिन तब भी वो जब वो खाना नहीं खा रहे होते लेकिन तब भी वो क्या करती रहती है, ऐसे चबाती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है देखिए, जब हमारी गाय घास खा लेती है तो वो इसकी एसोफेगस से होकर के कहाँ है, ये हमारे पेट, जो गाय का पेट है उसके पास एक जगह होती है उसका नाम होता है र्यूमेन, वहाँ पे स्टोर हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि ये र्यूमेन जो होता है वो आ करके गाय के मुंह में फिर आ जाता है। तब गाय र्यूमेन से खाना वापस आता है, कर्ड जिसे कहा जाता है वो वापस आ जाता है। फिर र्यूमेन जो होती है वो उसको क्या वो खाती रहती है।
ठीक, उसके बाद चबा करके फिर उसको भेज देती है, तब वो क्या कहला जाता है, कट कहला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको र्यूमिनेशन कहा जाता है, और जो एनिमल्स इस प्रोसेस को कर रहे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, र्यूमिनेंट्स कहा जाता है। तो ये जो घास होती है ये क्या पूरे इसमें एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसका नाम होता है सेल्यूलोस, और सेल्यूलोस इंसान कभी नहीं खा सकते क्योंकि इसमें क्या बहुत ज़्यादा क्या कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। हमारी मेहनत नहीं, हमारे जो ऑर्गन्स है उनको बहुत ही मेहनत लगती है, क्योंकि अगर हमारे ऑर्गन्स खाएंगे ये सेल्यूलोस हजम नहीं कर पाएंगे और इनको अल्सर भी हो सकता है। एनिमल्स हो गए एनिमल्स हो गए जैसे हॉर्स, रैबिट्स, ये सब क्या इनके पास लार्ज सैक होता है जिसमें ये क्या स्टोर कर लेते हैं और खाते रहते हैं। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि ये सेल्यूलोस और रूमिनेंट्स और रूमिनेशन के बारे में। अब ये तो हो गया एनिमल्स के बारे में। अब कुछ होते हैं माइक्रोस्कोपिक, तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो वो हम लोग है क्या है हमारा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। चलो, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स found in pond water. Amoeba has a cell membrane, a rounded, dense nucleus, and many small bubble-like vacuoles. In its cytoplasm, amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia, or false feet for movement and capture of फूड। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि जो हमारा अमीबा है वो क्या है, वो एक तरह का एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। क्या है, एक तरह का सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या रहता है, ये पॉन्ड वाटर यानी कि तालाबों में ये रहता है, बहुत ही छोटा होता है, हम लोगों को क्या ये दिखाई भी नहीं देगा। इसके क्या, इसके दो पैर होता है जिसको क्या कहा जाता है, स्यूडोपोडिया कहलाया जाता है। ठीक, इसके से क्या करता है, वो अपने खाने को क्या करता है, ऐसे पकड़ लेता है, फिर इसको क्या होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो उसको क्या पूरा हजम कर लेता है। न्यूक्लियस इसके अंदर डाइजेस्टिव फूड होता है, वो क्या इसको हजम कर लेते हैं। अमीबा feeds on some microscopic organisms. When it sends food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. The food becomes trapped in a food vacuoles. Digestive juice are secreted into the food vacuoles. They act on the food and break it down into simpler substances. Gradually, the digested food is absorbed. The absorbed substances are used for growth, maintenance, and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. The basic process of digestion of food and release the energy is the same in all animals. In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा अमीबा है वो क्या एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है जो कि अपने फूड को सेंस करके अपने स्यूडोपोडिया को पुश करता है, फूड पार्टिकल्स को अपने पास लाता है और खा लेता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसको फूड जब जब जो खाना होता है उसको क्या ट्रैप बना करके क्या कहते हैं, इसको फूड वैक्यूल कहते हैं। उसमें फूड वैक्यूल में क्या रख लेता है, और जिसको डाइजेस्टिव जूस होता है उसको सेक्रेट करता है, उसको ख़त्म कर देता है और खा करके एकदम मस्त हो जाता है। फिर उसके बाद जो उसका अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, रेसिड्यू होता है, उसको क्या वो धीरे से बाहर निकाल देता है। जितना खाना होता है वो खाता है, बाकी जो बच जाता है उसको क्या बाहर निकाल देता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी क्या कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के जो कुछ कीवर्ड्स हैं इनको भी हम लोग क्या पढ़ लेते हैं। तो क्या है, एब्जॉर्प्शन, एमिनो एसिड, अमीबा, एसिमिलेशन, बाइल, बकल कैविटी, कैनाइन, सेल्यूलोस, डाइजेशन, इजेशन, फैटी एसिड, फूड वैक्यूल्स, गॉल ब्लैडर, ग्लिसरोल, इंसिजर, इंजेशन, लीवर, मिल्क टीथ, मोलर, permanent teeth, esophagus, pancreas, premolar, pseudopodia, ruminants, rumination, salivary glands, villi, saliva। तो फ्रेंड्स इसके कुछ कीवर्ड्स थे वो भी हम लोगों ने क्या पढ़ लिए हैं।
और फ्रेंड्स आपको क्या एक काम करना है, आपको यहाँ पे जो व्हाट यू हैव लर्न है इसको क्या अच्छे से बिल्कुल पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें क्या पूरी समरी होती है। और इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और ये टिक द करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को ट्राई करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।